आज का हमारा विषय होगा वीर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। आप ये सोच रहे होंगे कि हम सिख धर्म उत्थान के और उसके उत्थान के बीच में हमने एक विषय को इस विषय को का चयन क्यों किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 27 फरवरी वीर चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस है। यह काम 2-3 दिन पूर्व ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको कर नहीं सका। तो आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में कुछ जानते हैं या मैं उनके विषय में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। यह बहुत विराट शख्सियत थे। इनके विषय में कुछ कहना, इनकी व्याख्या करना बहुत ही कठिन कार्य है। वीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में भौरा गांव में हुआ था। यह भौरा गांव मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ है? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह इनके पिता श्री सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थीं। इनका पूर्व गांव, इनके पूर्वज उन्नाव के बदरका के रहने वाले थे, किंतु अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये अलीराजपुर रियासत में नौकरी करने चले गए। 1906 में वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। यह भौरा गांव आदिवासी बाहुल्य एरिया में था। इनका जन्म वहीं हुआ, वहीं खेले और बड़े हुए और उन्हीं भील समाज के लोगों के साथ इन्होंने निशानेबाजी सीखी। चंद्रशेखर आज़ाद स्वभाव से ही कुछ उग्र थे। उस समय जब ये बड़े हो रहे थे तो भारतीय राजनीति में एक विशेष तरह का उथल पुथल था। दूसरे शब्दों में भारतीय राजनीति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अंगड़ाइयां ले रहा था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध सहयोग के एवज में उसके बदले भारतीय जनमानस अंग्रेजों से कुछ रियायतों की अपेक्षा कर रहा था, किंतु उन्हें मिला राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर और भी प्रतिबंध लगा दिए। इस राउलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर विरोध सभाएं हुई। इसी तरह की एक सभा अमृतसर जिला, पंजाब के अमृतसर जिला में जालियांवाला बाग में हुई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को करना था। संभवतः गांधी भी उसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन वह वहां पहुंच नहीं सके। गांधी जी के न पहुंचने से तथा डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिए जाने से यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। फिर भी जालियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। उसने सभा की। सरकार ने इस भीड़ को, जनसभा को गैरकानूनी घोषित किया और जनरल डायल ने उस पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इस भीषण नरसंहार ने चंद्रशेखर आज़ाद के मानस पर एक विशेष प्रभाव डाला। वह प्रभाव यह था कि अंग्रेजों से लड़ करके ही आज़ादी लेनी होगी। इसी परिवेश में गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने विद्यालय में, जहां वो पढ़ते थे, बच्चों की एक टोली बनाई और अंग्रेजों का विरोध किया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जज के सामने पेश किया गया। जज बड़े ही कड़े मिजाज के थे। वह पारसी समुदाय से थे, जिनका नाम था परेघाट। उन्होंने आज़ाद से पूछा, चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा आज़ाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उन्होंने कहा स्वाधीनता।
तुम्हारा घर कहाँ है? उनका जवाब था जेल। इस तरह के जवाब से जज बौखला गए और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। इस सजा से चंद्रशेखर का शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो भारत माँ की जय, भारत माँ की जय के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन में के द्वारा इस आंदोलन जब यह असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो एक और राजनीतिक घटना घटे जिसे हम चौरी चौरा घटना के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित एक स्थान है जो चौरी और चौरा दो गांवों से मिलकर के हुआ है, जहां पर भगवान अहीर के नेतृत्व भगवान अहीर नाम के एक भूतपूर्व सैनिक के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। चौरी चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने इसका विरोध किया। पृथ्वीपाल ने गोलियां चलाई, जिससे कुछ आंदोलनकारी मारे गए। भीड़ आक्रोशित हो चुकी और उसने पुलिस का पीछा किया। पुलिस अपने बचाव में थाने में छिप गई। पुलिस ने पब्लिक ने आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी। गुप्तेश्वर, पृथ्वीपाल सहित कुल 22 पुलिसकर्मी उसी थाने में जल करके मर गए। आज वहां उस स्थान पर आज भी पुलिस स्मारक स्थित है, जो हमारी एक विचित्र कहानी की ओर इंगित करता है, क्योंकि अपने देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने वहां कुर्बानी की दी, उनके पक्ष में कुछ भी नहीं है सिवाय लिखित कुछ इतिहास के। इस घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द घोषित कर दिया और बंद घोषित कर दिया। 12 फरवरी को उसे असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति से गांधी जी सहित गांधी जी के सहयोगी तथा अन्य नवयुवक बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने इस निर्णय को उचित नहीं माना, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग भी थे। इन घटनाओं से प्रेरणा लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने बनारस के रुख किया और बनारस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। वहां वह सचिन सन्याल और प्रवेश चटर्जी से मिले। 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, योगेश चटर्जी के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इस एसोसिएशन के इस कुशल संचालन के लिए धन की व्यवस्था होनी थी। इसके लिए उन लोगों ने, उस संगठन ने अमीरों को लूटने का काम किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एहसास हो गया कि हम अपने लोगों को तकलीफ दे करके अपने प्रति सद्भावना नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सरकारी प्रतिष्ठानों पर आक्रमण किए जाएं, उनको लूटा जाए। इसी क्रम में 9 अगस्त 1925 को काकोरी में सरकारी खजाने की लूट की योजना बनाई गई। इस योजना पर मंत्रणा शाहजहांपुर में हुई, जहां उनके सहयोगियों में भी कुछ मतभेद थे। अशफाकुल्लाह खान ने इस तरह से सरकारी खजाने को लूटने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से अंग्रेज सरकार हमें जड़ से ही समाप्त कर देगी। किंतु निर्णयानुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड इस कांड में 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर में स्थित सरकारी खजाने को लूट लिया गया।
सरकार सक्रिय हुई। काकोरी लूट के बाद संगठन के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और 10 से लगभग 10 लोगों को अन्य कड़ी से कड़ी सजाएं दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। इस घटना से संगठन कमजोर हो गया। 1928 में 8 सितंबर 1928 को सभी क्रांतिकारियों की एक सभा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद ने की। चंद्रशेखर आजाद सभी के उद्देश्यों को सम्मिलित करके एक नया संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके कमांडर इन चीफ आजाद रहे और मीडिया प्रभारी भगत सिंह। उसी दौर में एक और राजनीतिक घटना भारतीय राजनीतिक इतिहास पर हुई, जिसमें साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के गठन का यह उद्देश्य था भारतीयों को के उस स्तर को अध्ययन करना कि इन्हें किस स्तर तक के अधिकार डिमोनियन स्टेट सौंपे जा सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की। सर जॉन साइमन जहां जहां गए, उनका लगभग सभी राजनीतिक दलों और क्रांतिकारी दलों ने विरोध किया। यह लाहौर में भी गए। लाहौर में लाला लाजपत के नेतृत्व में उनका भीषण विरोध हुआ। उसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला जी को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह ने यह निर्णय लिया कि लाला जी की मृत्यु का बदला लिया जाना है। इसके लिए लाहौर के पुलिस कमिश्नर सर जॉन स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई गई। 17 दिसंबर 1928 को कमिश्नर आयुक्त का घेरा डाला गया, किंतु उनके धोखे में, जनरल स्कॉट के धोखे में सहायक आयुक्त जॉन पी सॉन्डर्स निकले। वह अपनी गाड़ी से निकल रहे थे कि राजगुरु ने उन्हें स्कॉट समझा और गोली चला दी। गोली सॉन्डर्स के सर में लगी और वो गिर गए। इसके बाद उन पर 6 गोलियां भगत सिंह ने दागी और भाग लिए। सॉन्डर्स के अंगरक्षक चिनान, जो एक भारतीय थे, उन्होंने इनका पीछा किया और चंद्रशेखर आजाद ने, जो इस पूरी आक्रामक टीम को कवर कर रहे थे, उन्होंने गोली मार दी और उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाएं, जो राजनीतिक परिदृश्य था, इसमें चंद्रशेखर आजाद की अहम भूमिका थी। इसी दौरान 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी और उसी समय ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल पर भी चर्चा हो रही थी। भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने आजाद की इच्छा के विरुद्ध वहां सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया और इन लोगों ने खाली बेंचों पर बम मारे। उनका उद्देश्य किसी का हत्या नहीं था। उनका उद्देश्य बताना था कि बाहरों को सुनाने के लिए कोलाहल करने पड़ते हैं। इन लोगों ने अपने आप को गिरफ्तार कर लिया। वह यह मानते थे कि प्रचार का एक मंच यह भी होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में भी होना चाहिए। और क्या, उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने अपनी सजा के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील करने से भी इनकार कर दिया। यह भी इन घटनाओं से, जो राजनीतिक परिदृश्य थे,
इसमें चंद्रशेखर आजाद का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था। उन्होंने इन लोगों को बचाने के लिए लाहौर षड्यंत्र केस, बम कांड, गवर्नर पर, वायसराय पर बम फेंकने की घटना, तमाम कांडों को जोड़ करके सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। यह फांसी की सजा 23 मार्च को दी जानी थी। चंद्रशेखर आजाद ने नेहरू से मिलकर के गांधी जी पर यह दबाव बनवाने की कोशिश की कि इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। आजाद ने यह भी प्रयास किया, दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा कि वह इनकी सजा को कम करवाएं, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। इस तरह से 23 दिसंबर 1929 को यशपाल ने, जो उनकी टीम के बड़े प्रमुख या सहयोगी थे, उन्होंने दिल्ली में वायसराय के ऊपर बम फेंका। वायसराय तो बच गए, लेकिन कुछ कर्मचारी मारे गए। 1930 में 28 मई 1930 को भगवती चरण बोहरा एक बम परीक्षण में, एक दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रमुख सहयोगियों, प्रमुख नेताओं के, क्रांतिकारियों की मृत्यु से यह आंदोलन कुछ स्थिर पड़ गया। एक बार यह नेहरू से मिलने इलाहाबाद आए और उन्होंने कुछ मंत्रणा के लिए अपने सहयोगी मित्र सुखदेव राज को बुलाया। लगभग 9 बजे इन दोनों की मंत्रणा अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, हुई। इसकी सूचना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे। इन्होंने इनकी सूचना, यानी आज़ाद की सूचना, आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना पुलिस अफसर शंभुनाथ को दी। शंभुनाथ ने यह सूचना मैसर्स को दी। मैसर्स ने टेटर्न को दी। टेटर्न सहित यह सूचना क्राइम ब्रांच के एसएसपी नाट बाबर को मिली। नाट बाबर ने 80 पुलिस सिपाहियों की फोर्स से उस स्थान को घेर लिया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र से मंत्रणा कर रहे थे। उन्होंने अपने मित्र को सुरक्षित वहां से निकाल करके आजाद ने इस पुलिस टीम का सामना किया, जिसमें एक जीप पर विश्वेश्वर सिंह, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नाट बाबर से इनका सामना हुआ। पहली गोली आज़ाद को जांघ में लगी। उसके बाद इस और आज़ाद की तरफ से के बीच लगभग आधे घंटे गोलाबारी हुई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए, अनेकों घायल हुए। विश्वेश्वर सिंह, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनका जबड़ा टूटा। नाट बाबर की कलाई टूटी। इन सब संघर्ष के बाद जब उनके पास एक गोली मरी, तो उन्होंने वह गोली अपने सर पे मार ली, अपनी कनपटी पे मार ली और वह गाते रहे, आज़ाद ही हैं, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही मरेंगे। इस तरह से 27 फरवरी 1931 को कि भारत माता के एक वीर सपूत ने अपने आप को माँ को समर्पित कर दिया, बलिदान कर दे दिया। आज हम उनको नमन कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो रिवॉल्वर थी, उससे में ऑटोमेटिक कोल्ट रिवॉल्वर थी, जिसे बमतुल बुखारा भी कहते हैं, वह सरकार के पास रही। जब नाट बाबर रिटायर होकर इंग्लैंड गए, तो सरकार ने उन्हें गिफ्ट किया। निश्चित तौर पर वो ब्रिटिश सरकार रही होगी। आज़ाद होने के बाद इलाहाबाद के कमिश्नर ने
नॉट बाबर से उसे प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा, किंतु नॉट बाबर ने कहा कि सरकार, भारत सरकार अनुरोध करेगी तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। उच्चायुक्त के द्वारा एक पत्र नॉट बाबर तक गया और वह रिवाल्वर 73 में आई, लखनऊ संग्रहालय रही और यहाँ से आज वह इलाहाबाद संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। आज़ाद के वीर चंद्रशेखर आज़ाद का पोस्टमार्टम कर्नल टाउनशेंड, डॉक्टर कर्नल टाउनशेंड के नेतृत्व में हुआ। इसमें सहायक डॉक्टर थे डॉक्टर गौडे और डॉक्टर राधे मोहन। डॉक्टर राधे मोहन लाल, इन डॉक्टरों ने चंद्रशेखर आज़ाद का पोस्टमार्टम किया। सरकार ने जो गुपचुप तरीके से रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरे दिन पूरा प्रयागराज सड़कों पर उतर आया, जिसका नेतृत्व कमला नेहरू, प्रतिभा सान्याल, पीडी टंडन ने किया। लोग उस पार्क को, उस जगह को इतनी श्रद्धा के साथ देखते थे, नमन करते थे, आज भी करते हैं कि उस वृक्ष की, जो जामुन का वृक्ष था, उसकी पूजा करने लगे, वहाँ से मिट्टियाँ ले जाने लगे। सरकार ने उस पेड़ को कटवा दिया, किंतु कालांतर में राघव दास नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ पर फिर से एक जामुन का वृक्ष लगवाया। आज वह स्थान शहर के बीचों बीच में स्थित है और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। यह रही एक सच्ची श्रद्धांजलि उस भारतीय वीर सपूत को, जिसने अपना जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया। जय हिंद, जय भारत।